तो आज हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट जो हम लोग अगर इलेक्टिव है उसका सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मेरा जो फर्स्ट वीडियो था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे आप चॉइस कीजिएगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गाइडलाइन या जो भी आप लोग बोलते हैं कि जो भी चॉइस आप करेंगे वो कैसे करना चाहिए और मैंने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्यों चॉइस किया आप लोगों के लिए, तो उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र उसमें कर दिया। वो वीडियो आप थोड़ा देख लीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए आए हैं और सिलेबस के बारे में पहले आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो मेरा पिछला वाला वीडियो है, पहला वाला जो मैंने जो गाइडेंस का वीडियो इसमें पब्लिश किया था, तो वो पहले आप देख लीजिए। अभी चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या-क्या सिलेबस में क्या-क्या मेरे पास अभी आईआईबीएफ ने जो कोर्सेज डिजाइन किया है वो हमारे पास क्या-क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि टोटल यहाँ पे अभी 6 मॉड्यूल है। तो टोटल मेरे पास कितना मॉड्यूल है? 6 मॉड्यूल है। इसमें जो 6 मॉड्यूल है उसको ए, बी, सी, डी, ई और एफ ऐसे आईआईपीएफ ने इसको डिवाइड किया। अब देखिए जो मॉड्यूल ए है वो एक्चुअली बेस करता है कि रिस्क मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है। तो इसका इसमें आप लोग ये पढ़िएगा कि रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। मॉड्यूल बी से मेरा जो मेन रिस्क मैनेजमेंट जो है, जो रिस्क डिफाइन करता है, कैसे वैल्यूएशन करता है, वो सब कुछ मॉड्यूल बी से स्टार्ट होगा। तो मॉड्यूल बी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रिस्क। मॉड्यूल सी इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रिस्क। मॉड्यूल डी में ये पढ़ाया गया कि ऑपरेशनल रिस्क के बारे में, ऑपरेशनल रिस्क। मॉड्यूल ई में हम लोग पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स। एंड मॉड्यूल एफ में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव्स। तो ये दिया गया है हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस है वो इसमें ब्रीफली दिया गया है। अब देखिए मैं वही ये चीज बोलूंगा कि आईआईपीएफ का मैंने जितना नोटिस किया है ना कि आईआईपीएफ क्या करता है कि जितना भी टॉपिक्स है वो सब कुछ दे देता है, लेकिन उसको सीरियल वाइज जो आपका होता है ना कि कैसे उसको सीरियल वाइज किया जाए, वो आईआईबीएफ का हम उतना देखें कि ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं अपना हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी बैंकर्स है उनको समझने के लिए, क्योंकि देखिए मैंने ये चीज पढ़ा हुआ है तो हमको पता है, मुझे पता है कि इसको कैसे पढ़ाने से आप ठीक से समझ पाइएगा, क्योंकि रिलेट करना बहुत जरूरी है। अगर दो मॉड्यूल को आप ठीक से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इसमें जो कनेक्टिविटी है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल, तो मैंने क्या किया कि इसमें मॉड्यूल वाइज जो मेरा बटा हुआ है, कैसे कौन से मॉड्यूल के बाद कौन से मॉड्यूल पढ़ना चाहिए ताकि इसको ठीक से समझ पाए हम लोग, तो वो मैंने एक लिस्ट तैयार किया। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल ए को पढ़ेंगे, फिर हम मॉड्यूल ई को पढ़ेंगे, फिर हम मॉड्यूल पढ़ेंगे सी, फिर हम मॉड्यूल पढ़ेंगे डी, फिर हम मॉड्यूल पढ़ेंगे एफ। ठीक है। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं ना, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं कि मॉड्यूल वाइज में क्या क्या चीज है। मतलब मॉड्यूल ए में जो हम लिखे कि रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें हम एक्चुअली पढ़ने वाले क्या है ना। फिर मॉड्यूल बी में हम लिखे हैं क्रेडिट रिस्क, फिर सी में मार्केट रिस्क, फिर ऑपरेशनल रिस्क, फिर बेजल, फिर डेरिवेटिव। तो एक्चुअली इसमें है क्या, हम लोग इसमें क्या पढ़ाई करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अभी जो मैकमिलन का मेरे पास किताब है उसमें जो कंटेंट्स है वो ठीक से लिखा गया है, तो उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का कंटेंट्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मॉड्यूल ए में क्या है। ठीक है, तो रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये मेरा मॉड्यूल ए का जो है वो हेडलाइन यही है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि रिस्क क्या होता है और रिस्क का क्या क्या डेफिनेशंस है। एक बैंक में अगर मैं कोई रिस्क को डिफाइन करता हूं तो उसके लिए मैंने क्या फ्रेमवर्क बनाया। क्योंकि देखिए बैंक में क्या होता है कि ये अगर कोई बैंक है
तो इसका एक फ्रंट ऑफिस होता है और एक होता है बैक ऑफिस। और ये है एक बैंक है। फ्रंट ऑफिस मतलब क्या है कि जो ब्रांचेस है वगैरह वगैरह जो हम लोग काम करते हैं वो फ्रंट ऑफिस हो गया। बैक ऑफिस क्या थी, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जो बैक से सपोर्ट करता है वो गया बैक ऑफिस। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये फ्रंट एंड बैक ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका हायरार्की क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसका जो ऑडिट फर्म है वो होगा, फिर सीनियर इंटरनल मैनेजमेंट। तो इसमें कैसे 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 हम उसको फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो वो फ्रेमवर्क भी हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन द बैंकिंग बुक। बैंक में दो तरीके का बुक होता है, हम लोग जानते हैं। क्या क्या बुक होता है, एक होता है बैंकिंग बुक, एक होता है बैंकिंग बुक, और एक होता है ट्रेडिंग बुक। ठीक। बैंकिंग बुक क्या होता है, जो हम डेली जो काम कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट वगैरह होता है वो होता है बैंकिंग बुक में। जो मेरा एमटीएम होता है, एचटीएम में किस हिसाब से होता है, मतलब हेल्ड टिल मैच्योरिटी, तो वो मेरा आ जाएगा बैंकिंग बुक में। ट्रेडिंग बुक में क्या होगा, जो भी ट्रेडिंग हो रहा है जैसे कि डेरिवेटिव्स में हो, सिक्योरिटीज में हो, वो जो ट्रेडिंग हो रहा है वो हो जाएगा मेरा ट्रेडिंग बुक में आ जाएगा। तो बैंक में दो तरीके का बुक होता है, इसमें हम एएलएम को कैसे फिक्स करेंगे, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को, वो भी रिस्क फ्रेमवर्क में आ जाएगा। तो रिस्क के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है वो मेरा एएलएम में, वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और जो भी है वो मॉड्यूल ए में मेरा कवर हो जाए। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बात की, हम लोग क्या पढ़ेंगे ए के बाद। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, पहले ए पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ई को, फिर हम पढ़ेंगे सी को, फिर हम पढ़ेंगे डी को, और फिर हम पढ़ेंगे एफ को। ठीक। तो देखिए अभी मॉड्यूल ई में क्या है। देखिए मॉड्यूल ई बोला जा रहा है बेजल के ऊपर। बेजल क्या है, बेजल एक नॉर्म्स है। बेजल एक नॉर्म्स है जो जो बेजल कमिटी है वो फॉर्म किया है, वो आप इसमें पढ़ लेंगे। और ये सेम चीज जो बीएफएम का किताब है आपका, बीएफएम में आपका मॉड्यूल बी में जहां पर रिस्क मैनेजमेंट है वहां भी आप सेम चैप्टर पढ़ेंगे, तो रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो बेजल नॉर्म्स जो भी है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बेजल नॉर्म में क्या क्या पिलर्स है, 3 पिलर्स है उसमें। उसमें कैसे कैसे हम लोग, देखिए पहले है कि जीएफसी कहाँ आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बेजल 3, क्यों बेजल फॉर्मेशन आया, बेजल 1 क्या आया, बेजल 2 क्या आया, बेजल 3 क्या आया, इसके बारे में आप लोग इसमें पढ़िएगा। फिर रेगुलेटरी कैपिटल एंड कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब इसमें क्या है कि सीएआर या सीआरएआर या रिस्क वेटेड एसेट कैसे मेंटेन हो रहा है वो आप डिसाइड करेंगे। फिर कैपिटल एलोकेशन अगेंस्ट मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, तीनों यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर देखिए जो सेकंड पिलर है, मतलब देखिए इसमें आपका 3 पिलर होता है ना, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन आपका सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन, 3 पिलर होता है ना। तो सुपरवाइजर रिव्यू के बारे में देखिए यहाँ पे है सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस एंड इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एज मतलब आईसीएपी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग एंड पीसीए फ्रेमवर्क, देखिए अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक। फिर मार्केट डिसिप्लिन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बेसिल 3 बफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिस्क सुपरविजन कैसे रिस्क सुपरविजन करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और आरबीआई है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जो हमारे एवरी ब्रांचेस में हो रहा है इंटरनल ऑडिट, जो बैंक के द्वारा किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये मेरा ना जो बेजल जो चैप्टर है मॉड्यूल ई, उसमें हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कि रिस्क में जो डिफाइन किया गया मॉड्यूल ई में, उसको बैंक में कैसे तरीके से एलोकेट किया जाता है, कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे आप रिस्क को, कौन से रिस्क के लिए कितना परसेंटेज आप कैपिटल को साइड कीजिएगा, जो कि आपका आगे वाले जो रिस्क आ रहा है उसको कवर करे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे ही चैप्टर आते जाएगा। मैं तो वीडियोस बनाता रहा हूँ, इसमें बना रहा हूँ और बनाते रहूंगा। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो मुझे ईमेल कर ही सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बेझिझक उसमें ईमेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिए, कमेंट का विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो और कोई भी आपका कोई शिकायत हो, या कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पढ़ाने में, तो वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा चीज होगा, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए हम जा रहे हैं कि मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी से मेरा रिस्क चैप्टर स्टार्ट हुआ। मॉड्यूल बी इज ओनली अबाउट क्रेडिट रिस्क। इसमें क्रेडिट रिस्क में क्या क्या फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वो पढ़ेंगे।
बोरोवर रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क के लिए जो रेटिंग सिस्टम है, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम वो क्या है, वो कैसे लाया गया, कैसे हम रेटिंग करेंगे वो हम पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो क्रेडिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें दो चीज में होता है, एक होता है पोर्टफोलियो लेवल और एक होता है इंडिविजुअल लेवल। ठीक। क्रेडिट रिस्क मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, कैसे मेजर करते हैं क्रेडिट रिस्क को, उसके लिए कौन कौन सा मॉडल है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में, कौन कौन सा क्रेडिट डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव क्या है, क्यों लाया गया, उसमें क्रेडिट डेरिवेटिव्स का रोल क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम क्रेडिट रिस्क चैप्टर में। ठीक। फिर है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या, देखिए तीन तरीके का रिस्क हम बेजल में पढ़ते हैं, एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है ऑपरेशन रिस्क। ये तीन जो क्रेडिट रिस्क है, ये तीन रिस्क आपका मेन रिस्क है जो बेजल 3 में कवर करता है। तो मार्केट रिस्क मेरा हो गया मॉड्यूल सी, इसमें वही मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेजरमेंट कैसे करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क को, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मार्केट रिस्क के अंदर ही इसको मेजर किया जाता है। फिर वैल्यू एट रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू एट रिस्क जो है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता कि वैल्यू एट रिस्क से आपको क्वेश्चन मिलना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको तो ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं मॉड्यूल डी। इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं कि ऑपरेशनल रिस्क के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए रिस्क एंड कंट्रोल, सेल्फ असेसमेंट एंड की रिस्क इंडिकेटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो रहा है, और देखिए नया अभी ईएसजी जो फ्रेमवर्क आ रहा है ना, ईएसजी, ईएसजी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं एक अलग सेशन इसमें करवा दूंगा। जिसको बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल फिनेंस एक्चुअली क्या होता है वो हम ईएसजी के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है और वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, उसको क्यों लाया गया, उसके बारे में हम ये जो चैप्टर है इसमें डिफाइन करेंगे। इसमें हम मेनली पढ़ रहे हैं, देखिए डेरिवेटिव्स क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, स्वैप क्या होता है। ये एक्चुअली जो है ना, ये 35 से 38 नंबर जो दिया है ना, ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स का टाइप है। दिस टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके। फिर देखिए एक नया चीज दिया हुआ है इसमें अपेंडिक्स करके, इसको एक्चुअली कोई भी लोग ठीक से देखता नहीं है, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू एफआरएम, सीएफए, then this appendix is very much important for you, because एफआरएम और सीएफए में एक मेन चीज होता है कि रिस्क वैल्यूएशन। रिस्क वैल्यूएशन के लिए जो मेन चीज चाहिए होता है वो चाहिए होता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसीलिए आईआईबीएफ ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपेंडिक्स में ये लाया गया, और मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है आईआईबीएफ की तरफ से, क्योंकि कोई भी आदमी, मेरे जैसा जो भी आदमी एफआरएम के लिए या सीएफए के लिए इंटरेस्टेड है, जो रिस्क मैनेजमेंट में अपना फ्यूचर ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर योर फॉर योर नॉलेज। ओके। तो मैं इस चैप्टर को अलग से आपको पढ़ाऊंगा श्योरली, और आपको इस चैप्टर से वीडियोस मिलने वाला है। तो देखिए मेरा मेन मोटो यही था आज का जो टॉपिक है, कि आपको इसके बारे में बताया जाए। और मैंने जैसे कहा कि ये मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट सिलेबस में, तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया। 6 मॉड्यूल है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बेजल एंड डेरिवेटिव्स। ओके। तो इसमें कैसे पढ़ना होता है वो ही मैंने आपको बोल दिया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर कोई भी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।